अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज, न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। और जो सारी ख़बरें हम देखते रहे ऑन वीकेंड सैलाब मुतासरीन के हवाले से, वो काफ़ी दिल खराश वीडियोस थी जो कि सोशल मीडिया पर चलती रहीं, जो कि न्यूज़ मीडिया पर चलती रहीं। तो नाज़रीन, पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान में सैलाब आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये सैलाब हर दफ़ा पहले से ज़्यादा तबाही मचाता है, लेकिन हम आज तक इस बात को ये नहीं समझ पाए कि आखिरकार सैलाब आते क्यों हैं और इन सैलाब को रोकने के लिए कोई इकदाम बर वक्त क्यों नहीं किए जाते। अब चूंकि सैलाब ने पाकिस्तान में हर तरफ तबाही ही तबाही मचा रखी है, और दूसरी जानिब इसी हवाले से सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ी हुई है कि सैलाब आने की बड़ी वजह डैम की अदम मौजूदगी है। उनका ये कहना है, जो सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट हैं या जो वीडियोस हम देखते हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत बर वक्त पानी सेविंग का इंतजाम करती तो शायद आज ये नौबत हरगिज नहीं आती और हमें हर दफा सैलाब से नुकसान उठाना ना पड़ता। खबर ये तो सोशल मीडिया सारफीन का, खैर ये एक अपना अपना मौक़िफ़ है, जिस हवाले से खबरें चलती रहती हैं, मगर असल हकीकत है क्या, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, असल फैक्ट्स क्या हैं, इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे आज के मेहमान हसन अब्बास साहब, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। उनसे आज हम यही जो सवाल है उनके जवाब में जानने की कोशिश करूंगी। हसन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया न्यू पाकिस्तान को। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप वाकई डैम की अदम मौजूदगी की वजह से सैलाब आ रहे हैं? जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डैम की अदम मौजूदगी की वजह से सैलाब नहीं आ रहे, सिर्फ ये है कि डैम की जो मौजूदगी है उसकी वजह से सैलाब में इजाफा हो रहा है। हमारे दोस्त हैं दानिश मुस्तफ़ा साहब, वाटर एक्सपर्ट हैं और किंग्स कॉलेज लंदन में होते हैं। उनका कल का ट्वीट है जो कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ये जो डैम है ना, ये बार बार आने वाले छोटे सैलाबों को तो रोक लेते हैं, लेकिन कभी कभार आने वाले बड़े सैलाबों को ज़्यादा तबाही के साथ लेके आते हैं। क्योंकि होता क्या है कि तबाही जो है ना, सैलाब के बारे में एक और भी बड़ी मशहूर वो है सेइंग है, वो कहते हैं कि जी जो फ्लड्स आर द एक्ट्स ऑफ गॉड बट फ्लड डैमेजेस आर द एक्ट्स ऑफ मैन। यानी सैलाब जो है वो तो कुदरत लेके आती है, लेकिन सैलाब की तबाही जो है वो इंसान लेके आते हैं। ठीक, तो इसलिए ये जो हमने अपना सैलाब को रोकने का सिस्टम बनाया है ना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जी अच्छा, तो फिर सर मैं पूछूंगी कि सैलाब आने की वजह क्या है, किस तरीके से जो इतनी तबाही इस बार मची और सैलाब जिस नौयत का आया, द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, ये जब बारिशें होती हैं और एटमॉस्फेरिक सिस्टम जो है वो पानी को डंप करता है ज़मीन के ऊपर, तो उससे जो आपके रिवर्स के बीच में, आपके नदी नालों के बीच में पानी आता है। और ये कोई अजीब बात नहीं है, अगर ये सिस्टम कुदरत ने ना बनाया होता तो शायद ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी ना होती। ये ज़मीन को ज़िंदगी देने वाला एक सिस्टम है। जिस तरह आप सांस लेते हैं तो कभी कभार आप लंबा सांस ले लेते हैं, कभी कभार आप अंगड़ाई ले लेते हैं, वैसे आपका नॉर्मल सांस चलता रहता है। तो इसी तरह ये दरिया हैं, इनके बीच में भी नॉर्मल पानी चलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उसको सैलाब तो कहना भी, कुछ लोग तो कहते हैं उसको सैलाब कहना भी नहीं चाहिए। ये सिंपल रिदम्स ऑफ रिवर हैं, दरिया का एक वो नेचुरल मैकेनिज्म है, उसमें ये पानी आते हैं। और ये जो अभी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सैलाब आ गए, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। इस तरह के सैलाब देखिए 1929 में भी सैलाब आया, जो मैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी आए। 1929 में आया, 1954 में आया, 1973 में आया, 1988 में आया, 1992 में आया, 2010 में आया और अब आया। तो ये तो सिलसिला चल रहा है। मसला ये है कि जब आप सैलाब में दरिया के रास्ते में आके बैठ जाते हैं, आप दरिया के बीच में होटल बना लेते हैं, आप दरिया के किनारे पे अपना घर बना लेते हैं, तो दरिया तो अपने पानी को लेके आ गया भाई। अगर आप उसके रास्ते में बैठ गए तो उसमें दरिया क्या क्या कसूर है? मसला दरिया में पानी आने का या फ्लड आने का नहीं है, मसला आपका है कि आप उसके रास्ते में आके बैठ गए। जी, तो जैसे कि आपने बात की कि फ्लड का आना, जिसको फ्लड कहना भी एक दुरुस्त शायद तासुर कुछ लोग नहीं समझते या बात नहीं समझते, ये एक नेचुरल
प्रोसेस है, मैकेनिज्म है जिसने होना ही होना है, लेकिन उसके बाद कुदरत ने इंसान को भी वो सलाहियत दी हुई है कि वो एक मैकेनिज्म तश्कील दे या वो एक सिस्टम इस तरह का तश्कील दे या बनाए कि हम उसकी तबाहकारियों से बच सकें। अब पाकिस्तान में जैसे कि 5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए सैलाब से, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब फ्लड आए तो कम से कम नुकसान हो या कम से कम लोग उससे मुतासिर हो? नंबर 1 तो आपने बात कह दी कि उसके रास्ते में किसी होटल का होना, या अगर आप सैलाब के रास्ते में अपना मकान बना लेंगे तो ऑब्वियसली वो तो उसको ले बहेगा। जी हसन साहब, कैन यू हियर मी? हाँ जी, बीच में आपकी आवाज थोड़ी कट गई। जी मैं आपसे लास्ट आपका जो सेंटेंस मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि किस तरह का मैकेनिज्म हम तश्कील दे सकते हैं, किस तरह का सिस्टम हमारे पास होना चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जिसकी वजह से इतनी तबाहकारी हुई या इतने लोग मुतासिर हुए। जी हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए, एक्चुअली वो सिस्टम ये है कि आप दरिया को उसका रास्ता दें। दूसरा, आप लोगों में आगाही पैदा करें। और तीसरा ये कि आपको पता हो कि फ्लड ने कहां से गुजरना है। करेक्ट। अब ये जो 3 चीजें हैं, पहली चीज कि आप दरिया को उसका रास्ता दें, राइट ऑफ वे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। दरिया के बीच में जाके आप कंस्ट्रक्शन मत करें। वो कंस्ट्रक्शन चाहे डैम की है, चाहे होटल की है, चाहे मकान की है, दरिया के बीच में कंस्ट्रक्शन ना करें। देखें, दरिया के बीच में कुदरत की बहुत ज्यादा दी हुई एनर्जी है। आप दरिया के बीच में घुस के कुछ भी करेंगे, आप अपने आप को कुदरत की उस एनर्जी के खिलाफ लाके खड़ा कर देंगे और कुदरत की ताकत का आप मुकाबला कर नहीं सकते। तो ये तो सरासर एक गलत बात है। यानी 20वीं सदी के अवाइल में जब बड़ी बड़ी मशीनें बन गई और हमने समझा कि हमने इंजीनियरिंग में बहुत कुछ सीख लिया है और अब हम दरियाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके चक्कर में अमेरिका से लेके तो यूरोप तक और फिर उसके बाद में जितनी जो पसमानदा ममालिक थे उनमें भी जो है ना ये दरियाओं को कंट्रोल करने के जो है मंसूबे शुरू हो गए। लेकिन अब 100 साल गुजरने के बाद ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है एजुकेटेड सर्कल्स में, प्रोफेशनल सर्कल्स में, कि दरिया को रोकना, दरिया को टेम करना, दरिया को सुधारना ये एक गलत काम है। इवन अगर आप अपने मज़हब की तरफ जाएं और उसमें कुरान शरीफ में पढ़ें तो उसमें एक आयत है, मेरे ख्याल में मुझे एग्जैक्ट वो रेफरेंस याद आ रहा है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि दरियाओं में पानी भेजने वाले तो हम हैं और तुम उसके दारोगा नहीं हो। करेक्ट। तुम सोर्स के दारोगा नहीं हो, यानी तुम उसके कस्टोडियन नहीं हो। यानी अगर कुदरत दरिया में पानी भेज रही है और हम उसको रोक के उसके ऊपर दारोगा बन के बैठ जाएं, तो ये तो हमारे जो 1400 साल पहले जो हमें एक हिदायत दी गई थी उसके भी कॉन्सेप्ट में जो है ना ये चीज़ जो है ये क्लियर कर दी गई। तो हम क्या सोच के कहते हैं कि हम कुदरत की बनाई हुई चीज़ों पर काबू पा लेंगे? बेहतरीन तरीका सैलाब को रोकने का यह है कि आप दरिया को अपने आप से बड़ा समझें, दरिया को रिस्पेक्ट दें और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी को दरिया के हिसाब से उसके मुताबिक से ढालें, बनिस्बत ये कि आप कोशिश करें कि दरिया मेरे मुताबिक चलना शुरू हो जाए। करेक्ट। अच्छा सर, एक रिपोर्ट सामने जो आई और फैक्ट्स जितने भी सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि सैलाब आने की बड़ी वजूहात में से एक मौसमियाती तब्दीली है, जिससे बिलखसूस हम अदम दिलचस्पी का इजहार करते हैं या बिल्कुल मुजाहरा ही नहीं करते उसका। तो जी किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन हर मतलब है कि अपने गलती का और हर अपनी कोताही का मुद्दा जो है वो मौसमियाती तब्दीली पे डाल देना जो है वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। ठीक। ये हमें बचपन से, यानी बचपन का मतलब है जब से पाकिस्तान बना, हमें ये सिखाया गया कि कोई ना कोई अपना कंपैशनेट केस बनाओ और उठा के इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले जाओ और उसके बाद में चंदे इकट्ठे करो, भीख मांगो। ये चीज़ जो है ये 1950 से शुरू हुई थी और उसके बाद में हर आने वाली हुकूमत ने बदकिस्मती से इस चीज़ को नहीं छोड़ा और कशकोल लेके दौड़ना जो है ना हमारी आदत बन गई है। हम कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज में हमारी कंट्रीब्यूशन तो है कोई नहीं, लेकिन हम अफेक्ट हो गए, मारे गए, हमें कुछ चंदा दो। ओ जी सैलाब आ गया, मारे गए, हमें चंदा दे दो। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक दफ़ा हमारे कोई ऑफिशियल थे, वो जर्मनी गए हुए थे
और उनसे किसी वहाँ के ऑफिशियल ने सवाल कर दिया, उन्होंने कहा जी जब आपके पास 2010 के सैलाब आए थे तो उस वक्त जर्मनी ने पाकिस्तान की माली इमदाद की थी। ठीक, तो अब इतने साल गुजर गए हैं, इसके बाद आपने क्या इंतजाम किया है कि जब दोबारा फ्लड आए तो आपको हमसे माली इमदाद ना मांगनी पड़े? भाई क्लाइमेट चेंज अपनी जगह पे, लेकिन ये जो सैलाब आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, इस तरह के सैलाब तो 1929 में भी आए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ हो रहा है। क्लाइमेट चेंज तो सिर्फ और सिर्फ हमारे खित्ते के लिए एक रहमत है। ये जो है ना, मसला आप देखें यूरोप में दरिया खुश्क हो गए, कैलिफोर्निया में दरिया खुश्क हो गए, क्लाइमेट चेंज वहाँ पे पानी को कम कर रहा है, लेकिन हमारे खित्ते में पानी को बढ़ा रहा है। क्लाइमेट चेंज की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये जो खित्ता है, मानसून वाला खित्ता, इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बढ़ जाएगा। और हमने अपने आप को अब इस हिसाब से अडेप्ट करना है कि जब पानी बढ़ जाएगा, दरियाओं में ज्यादा पानी आएगा, तो हमने उसके साथ कैसे जिंदा रहना है और हमने उसे कैसे फायदा उठाना है। हमें खुशहाली के बजाय इस तरह से मतलब है कि पानी की फरावानी हासिल होगी, क्योंकि हमारे इधर हिमालय की माउंटेन्स हैं। सर ये तो आपने अदर साइड ऑफ द स्टोरी हमारे साथ शेयर की है, जो कि एक बड़ी खुशआइन बात भी है, क्योंकि जब हम वाटर क्राइसिस की बात करते हैं और आपने अमेरिका की, यूरोप की मिसाल दी और पाकिस्तान के लिए आपने बारिश को रहमत बोला, तो अगर आने वाले वक्त की बात कीजिए तो पाकिस्तान की वैल्यू तो फिर बढ़ जाएगी अगर यहाँ पर पानी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस तरह से होगा और दुनिया में जिस तरह से सूख रहा है और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। सो ये तो एक डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी है जो आप शेयर कर रहे हैं। जी देखिए, हमें जो है ना हमेशा यही कहा जाता है कि जी क्लाइमेट चेंज आपको मार देगा। क्लाइमेट चेंज तो आपके लिए ब्लेसिंग है। देखिए, अगर आप अपना इकोनॉमिक सर्वे उठा के पढ़े ना, जो हर साल शाया होता है आपकी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की साइट के ऊपर, आप देखेंगे कि आपकी जो हर महीने की जो होती है ना जीडीपी, वो उसमें दी होती है। आपकी गर्मियों के महीनों की जीडीपी ज्यादा है, सर्दियों की कम है। जिन महीनों में बारिशें ज्यादा होती हैं उनकी जीडीपी सबसे ज्यादा है और बाकियों की कम है। अब अगर क्लाइमेट चेंज थोड़ी सी गर्मी लेके आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे खित्ते के लिए गर्मी का मतलब है पैदावार, ठीक, और पैदावार का मतलब है कि हम अपनी इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं। इसी तरह से पानी का मतलब है पैदावार, और पैदावार का मतलब है हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन है ना, वो इस चीज को सामने रख के इन बाउंड्री कंडीशंस के दरमियान में प्लान होना चाहिए। जी थैंक यू सो मच आपका हसन अब्बास साहब, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए, और सैलाब क्यों आता है, उनकी वजूहात, रीजंस एंड हाउ टू कंट्रोल इट, इस हवाले से आप थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे थे इस अहम इशू को, टॉपिक को। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और अब हम बात करेंगे प्रोग्राम में मिशन एसआर के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाह।
जिंदाबाद। आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर होगा। और ये चौधरी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, चेयरमैन नई बात मीडिया ग्रुप का, आपने एक पैगाम, एक वीडियो मैसेज भी सुना। और जितना हो सके हम तमाम लोगों को ये वक्त है कि हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकें। जितने भी लोग स्टक हैं, जो कि सैलाब की तबाहकारी से मुतासिर हुए हैं, उनके लिए उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए एक फाउंडेशन जो कि बनी है मिशन एसार के नाम से, जो कि सैलाब मुतासरीन तक पहुंच रही है, उनकी मदद करी और एक बड़े पैमाने पर मदद करी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं प्रेसिडेंट एपसेप सिंध चैप्टर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी, और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद मियाँ साहब, एक्टिंग प्रेसिडेंट पामी पंजाब। सबसे पहले डॉक्टर वसीम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे बात करना चाहूँगी। सैलाब की तबाहकारी कितनी बड़ी है जिसका हमें इस वक्त सामना करना पड़ा है। मिशन एसार को किस तरीके से हम आगे लेकर बढ़ सकते हैं? पहले तो ये एक अलमिया है, ये एक ऐसी आफत है जो हमें भाईचारगी, रवादारी और इंसानियत की खिदमत की तरफ मामूर करने की तरफ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत पर जोर दे रही है। देखिए, जो मैं अभी देख रहा था आदाद शुमार जो NDMA की तरफ से पब्लिश हुए हैं, जो मुख्तलिफ जराइद में पब्लिश हुए हैं, 116 अजला हैं जो उससे मुतासिर हो गए। कोई 2 मिलियन एकड़ लैंड है जिसमें फसलें थीं वो बर्बाद हो गई हैं, जिनमें से 1.54 मिलियन लैंड जो है, एकड़ लैंड जो है वो सिंध में बर्बाद हुई है। 3,04,000 एकड़ लैंड जो है वो बलूचिस्तान में हुई है। 1,78,000 जो है वो पंजाब में हुई है। अब आप ये देखिए कि जब ये फसलें ख़राब हो जाएंगी, 9,73,000 मवेशी जो है वो लुक़्मे अजल बन गए हैं सैलाब की तबाहकारी की वजह से। तो आप सोचिए कि जिन ख़ानदान का सारा दारोमदार मवेशियों पे था, फसलों पर था, उनकी अब हालत ज़ार क्या होगी। 9,73,000 ख़ानदान जो हैं वो बाकायदा मुतासिर हुए हैं। इसके साथ 1500 से ज़्यादा अमवात वाक़या हो चुकी हैं। 3,000 किलोमीटर की सड़कें हैं या ब्रिज हैं जो कि बह गई हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल हो गया है। इंसानियत हम सबको पुकार रही है। हमें चाहिए कि हम एक साथ शाना बशाना खड़े हों और हम इंसानियत के लिए अपनी तरफ से जितना कुछ कर सकते हैं वो कम होगा। कोई एक इदारा, कोई एक आदमी जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है करे, लेकिन ये किसी एक इदारे और एक आदमी के बस की बात नहीं। हम सबको मिलकर जाफिशानी के साथ, जज्बे के साथ और एक मरबूत हिकमत अमली के साथ इस आफत का जो है वो सामना करना पड़ेगा और अपने भाइयों को ये पैगाम देना पड़ेगा कि वो इस मुसीबत के वक्त में अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, मैं चाहूँगी आप हाईलाइट कीजिएगा एक तो मिशन एसार के हवाले से, ताकि लोग जान सकें जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, और मुतासरीन को फौरी तौर पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त, जो उनकी फौरी ज़रूरियात हैं। शुक्रिया मैडम, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का, नो डाउट, और इसमें हम उनके साथी हैं। हमारा पामी पंजाब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, और हमारा टारगेट है, ये टारगेट है, अल्लाह करे हम इस कामयाब हों कि हम कम से कम 10 करोड़ तक जो है ना फंड जो है वो कलेक्ट करें और हम हवाले करें मिशन इसार। फौरी तौर पर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो सबसे पहले तो लोगों को रेस्क्यू कर के लोग जो है वो जो कि मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और तबाही की तरफ जा रहे हैं। दूसरा है लोगों के लिए फूड और खाने का इंतज़ाम करना। तीसरा मेडिसिन है, और चौथा उनके लिए शेल्टर का इंतज़ाम करना। ये शॉर्ट टर्म में फौरी तौर पर इन चीज़ों की ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म में कि घरों को बनाया जाए और उनका जो लिविंग है, लाइवलीहुड है, उसको रिस्टोर किया जाए और उनको जो साइकोलॉजिकल ड्रामा हुआ है उसमें उनको कंट्रोल किया जाए। उनके साथ जिस तरह के काई साहब ने कहा, काई साहब ने तो बड़ी ज़बरदस्त फिक्र दी है कि हमें जब हम उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ बैठे होंगे,
तो ये आप समझे कि 90% उनका ट्रामा जो है वो रिपेयर हो जाए, तो दे विल कम टू नॉर्मल लाइफ। तो इस तरह से हमें उनका साथ देना चाहिए और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की आवाज और मिशन आसार की आवाज पे लब्बैक कहते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और पामी इसमें पूरी खुशू के साथ और पूरा एक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व। अच्छा सर, अब किस तरीके से एप्सप और पामी की टीम्स इमदादी इलाकों तक पहुंच रही हैं, थोड़ा सा वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जो पामी की टीम हैं वो कोई 2 टीम डॉक्टर्स की हैं जो कि फील्ड के अंदर मौजूद हैं। अभी चूंकि जो टारगेट एरियाज हैं वो बड़े डिफरेंट हो गए। इस वक्त पंजाब में भी मीरपुर और जेहलम में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई है। कल और परसों 2 दिनों में बहुत बड़ा रेला आया है पानी का, तो अब यहाँ पर भी बहुत डिस्टर्बेंस हुई है और इसके लिए हम टीमें तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज इस इलाके में भी हम पूरी कवरेज देंगे, डिस्प्लेस लोगों को जो है अद्वियात और उनकी खुराक और रेस्क्यू भी करेंगे और उनको शेल्टर भी प्राप्त। ठीक। डॉक्टर वसीम, जिस तरह की गुफ्तगू आपने सुनी डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब की भी, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि फर्स्ट सबसे पहले रेस्क्यू करने की जरूरत है, देन फूड, मेडिसिन, शेल्टर, लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लिविंग, फिर साइकोलॉजिकल हेल्प। सो ये सब तो हमें करने की जरूरत है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो फौरी तौर पर उठाने की जरूरत है, कुछ इकदाम है जो फौरी तौर पर करने की जरूरत है। मैं ये जानना चाहूंगी कि इमरजेंसी के बाद आप बहाली के लिए कौन से बड़े इकदाम हैं जिन पर आपका फोकस है, जो आप करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने तमाम तालीमी इदारों को जो कि निजी या सरकारी इदारे हैं, तालीमी इदारे, आला तालीमी इदारे, उसके अंदर तमाम स्टूडेंट सोसाइटीज़ को मोबिलाइज किया है ताकि वो रजाकार जो हैं इसको जो फ्लड इफेक्टीज हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। हमारे अपने एप्सप के चेयरमैन जो हैं वो फील्ड के अंदर मौजूद है। हमारा अपना इकरा यूनिवर्सिटी का जो फाउंडिंग चांसलर है हुनैत लखानी, वो इस वक्त ठट्टा के अंदर मौजूद है। तो हमें जज्बे के साथ बढ़कर आगे बढ़कर लोगों के साथ खड़ा होना है। और सिर्फ रिलीफ ये नहीं होता कि आप डोनेशन दे दें, रिलीफ ये होता है कि आप उनकी हैसियत को, उनकी सिचुएशन को समझें और एक ऐसी मरबूत हिकमत अमली अपनाएं कि आने वाली ज़िंदगी उनकी बेहतर हो सके, ख्वाह वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सतह पर हो, ख्वाह उनके हाउस होल्ड की सतह पे हो, ख्वाह उनकी माशी इस्तेकाम की सतह पे हो, ख्वाह वो उन स्कूल की सतह पे हो जो 15,760 स्कूल बह गए हैं सिंध के अंदर, ख्वाह वो तालीम के मैदान में हो, ख्वाह वो माशरती मैदान में हो, ख्वाह वो नफ्सियाती उनके अंदर जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनके लिए क्या साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए। तो हमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक मरबूत हिकमत अमली बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जज्बा जो है हमारा कवी है और रिसोर्सेस हमें अपने नौजवानों पर, अपने तलबा पर, अपने उस्ताज़ा पर पूरा भरोसा है कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे। डॉक्टर साहब, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डॉक्टर वसीम की बहाली के काम ऑब्वियसली उसमें कुछ चैलेंजेस भी होंगे, मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा। व्हाट आर दोज चैलेंजेस? बेटा, पहली बात तो ये कि इन आफात से निपटने के लिए हम लोग ट्रेंड नहीं हैं जी। तो ये जो हमारे रजाकार हैं ये ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं जिनमें बजाते खुद जो है ना समझो खतरे की जगहें हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो रजाकारों को इन आफात से निपटने की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो रेस्क्यू ऑपरेशन प्रॉपरली कर सकें। फिर दूसरा हमारा काम यह है कि हम इन खैमों के अंदर खैमा स्कूल के तौर पर कोई चीज़ शुरू कर दें ताकि बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। तीसरा हमारा काम, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया आपको, कि उनको राशन प्रोवाइड करना, उनको खुश खुराक प्रोवाइड करना है। चौथा हम काम करने को जा रहे हैं कि उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। इसके अलावा जो आने वाले वक्तों में उनके शेल्टर का बंदोबस्त करना, उनके घर का बंदोबस्त करना, ये भी हमारी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स, तलबा ऑब्वियसली मिशन पर हैं। हमारा मतलब कि आई थिंक ये तो एक सोल है इस वक्त, तमाम पाकिस्तानियों का वो जज्बा है। तो स्टूडेंट्स का क्या इस वक्त जज्बा है, किस तरह से आप शेयर करेंगे? बनाई जा रही हैं और वो टीमें भी इस तरह तश्कील दी जा रही हैं कि वो कुछ चंद लोग काम में इन्वॉल्व होकर एग्जॉस्ट ना हो जाएं, तो वो मुख्तलिफ शिफ्ट्स में काम करेंगी और वो डोर टू डोर जाएंगी, जगह जगह जाएंगी
जहाँ जहाँ सड़कों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ के काम करेंगी और मेडिकल कैंप्स में वो पूरी ट्रीटमेंट उनको फराहम करेंगी। अभी जो इस वक्त जरूरत है, जो स्टूडेंट्स को हमने समझाई है बात, अब जो इस कैलेमिटी के बाद एक दूसरी चीज़ जो आ रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस ए और ई का, और दूसरे वायरसेस आने का। इसी तरह गैस्ट्रोएंटराइटिस और डायरिया, डिसेंट्री वगैरह, इसका भी इम्कान है। तो इसलिए वो स्टूडेंट्स उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए इंतज़ाम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जो एहतियात लोगों को, जिस तरह के काई साहब ने कहा कि लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है, जो वर्कर्स को, इसी तरह जो अवाम को जो ट्रेनिंग देनी है, जो समझाना है, वो ये है कि कोशिश करें कि जो फ्लड वाटर है उसको वो ना पिए, जो पानी है वो फ्लड वाला पानी या बारिश वाला पानी कतई इस्तेमाल ना करें। और जो अपनी खुराक है कोशिश करें तो उसको खुश्क रखें, गीला ना होने दें, और उसको अच्छी तरह पका के और फौरी तौर पर खा लें, उसको स्टोर ना करें। दूसरी जो एक WHO की हिदायत है कि कोशिश करें कि क्लोरीनेटेड वाटर जो है उसको इस्तेमाल करें। अगर उसकी सहूलत ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी सहूलत पहुंचाएं हर टेंट में, हर जगह पे। अगर नहीं है तो कम से कम 15 मिनट तक पानी को उबालें और पानी को उबाल के फिर उसको इस्तेमाल किया जाए। और जो काइसा ने बताया कि ट्रेनिंग एक्चुअली हम पोस्ट इवेंट फॉर्म है, कोई वाकया हो जाता है हम उसके बाद प्लान करते हैं। यहाँ पर हमने ट्रेनिंग दी ही नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एक रेगुलर सब्जेक्ट PMDC को जो है एतमाद में लेके एक रेगुलर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो ये मोटी मोटी एहतियातें हैं जो कि लोगों को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। उसके बाद फिर अब इंसेक्ट्स और ये चीजें, खतरा है स्नेक बाइट का, और उनका भी फौरी तौर पर आपको पता ही है कि स्नेक वेनम मिलती नहीं है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि NIH से राब्ता करके सही पैमाने पर स्नेक वेनम जो है जो प्रोवाइड की जाए। और साथ डेंगू और मलेरिया, इसका बड़ा खतरा है कि जब पानी खड़ा हो जाएगा, ठहर जाएगा जिन इलाकों में और पानी मूव नहीं कर रहा होगा, जाहिर है उसके साथ साथ लोग तो इस वक्त सड़कों पे बैठे, लाखों की तादाद में लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उसमें यकीनन उनको ना कोई शेल्टर है, ना प्रोटेक्शन है उस तरह से। तो उनको भी अगर कोशिश हो सके तो डेंगू से बचाव के लिए मच्छरदानियों का भी इंतजाम किया जाए। ठीक है डॉक्टर वसीम साहब, मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब ने भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें शेयर की हैं, लेकिन जो आम इंसान है वो जो जज्बा रखता है उसके तहत वो जितनी हम समझ बूझ एक आम शख्स रखता है वो उसके मुताबिक एहतियात और फंड्स भी कर रहा है, डोनेट भी कर रहा है। मैं खासकर आपसे चाहूंगी कि आप स्पेसिफिकली हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें जो कि मिशन निसार का हिस्सा बनना चाहते हैं कि रिलीफ फंड में किस किस्म का अतिया दिया जा सकता है या कौन सी ऐसी चीज दी जा सकती है या देनी चाहिए जिसकी मुतासरीन को सबसे ज्यादा जरूरत होगी और जिसकी आप अपील भी कर रहे हैं। देखिए, अद्वियात की जरूरत है, खुश खुराक की ज़रूरत है, खैमों की ज़रूरत है। ये तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़रूरत है। फिर आने वाले वक्तों में उनकी आबादकारी एक पूरा का पूरा मसला पड़ेगा। फिर आने वाले वक्तों में उन स्कूलों की रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन पूरा एक मसला पड़ेगा। उसके लिए बाकायदा माली सतह पे कंट्रीब्यूट करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बच्चे और वो जो पॉपुलेशन है हमारी पाकिस्तान की, वो कैसे कंट्रीब्यूट करे। यूनिवर्सिटीज़ में बिलखुसूस निजी जामियात में बाकायदा एक रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। बच्चे उसके अंदर दिल खोल कर और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको बाकायदा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें और हमसे बढ़कर, हमारे बच्चों से बढ़कर, उस्ताद से बढ़ के किसी को भरोसा नहीं होता है कि वो तमाम चीज़ें सही जगह पर सही हकदारों को मिल जाएंगी। ठीक है डॉक्टर वसीम, कितना जो नुकसान हुआ ऑब्वियसली उसका ज़ाला नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको पूरा करने के लिए कितने फंड्स दरकार होंगे? एनी आइडिया व्हिच यू कैन शेयर विद अस? बेटा अभी जो एक तखमीना लगाया है पाकिस्तानी रियासत ने, वो 40 से 70 अरब रुपए का लगाया। अब ये 40 से 70 अरब रुपए का तखमीना जो है अभी इन्होंने ये लगाया है। अभी आप जब वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाएगा वो आपको पता है कि वो कितना होगा कितना नहीं होगा। तो आप ये समझिए 10 करोड़ या 20 करोड़ 30 करोड़ या 1 अरब 2 अरब
ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हमें इसीलिए जो मैंने पहले बात कही थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एम्फसाइज करना पड़ेगा। सिर्फ निजी सेक्टर या सरकारी सेक्टर जो है वो अकेले काम नहीं कर सकता। लोगों को भी एतमाद होगा जब एक पब्लिक प्राइवेट अलायंस के अंदर हो रहा होगा। लोगों को भी एतमाद होगा कि उनकी जो रकम है वो बाकायदा एक ट्रांसपेरेंसी के तहत मुस्तहिकीन को पहुंच रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद मियाँ हमारे साथ मौजूद थे। मिशन सार को लेकर आगे बढ़े हैं, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। सुपीरियर ग्रुप इस मिशन को आगे लेकर बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये वो वक्त है, वक्त की ज़रूरत है कि हम सब लोग अपने लेवल पर जितना जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वी शुड डू दैट, और ये हमें करना चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे लोगों को हमारी अब ज़रूरत है। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट इज द ओनली एंटरटेनमेंट जो कि हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती है। सो कुछ बात करेंगे कल के बड़े ही इंपॉर्टेंट मैच की, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आएगी, बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग मैच। एशिया कप T20 ऑब्वियसली, और सबसे बड़े टाकरे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला गया और पाकिस्तान और भारत के माबैन एशिया कप का T20 मैच खेला गया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को पहले बैटिंग की दावत दी और सलाब जदगान से यकजहती का भी यहां पर इजहार किया गया। काली पट्टियां बांधी गई, मैदान में उतरा गया। उसके साथ ही बहरहाल कल के मैच के हवाले से बात करते हैं कि क्या चेंजेस पाकिस्तान टीम को लाने चाहिए या कहां पर कोई कमी, कोई खामी रहेगी। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान अहमद मानी। बहुत शुक्रिया इमरान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अगर कल के मैच की बात की जाए, ओवरऑल मैच किस तरह का आप देखते हैं, टाकरा कैसा रहा, लेकिन कहां पर कमी रह गई, खामी कहां रह गई? देखिए, अगर बात शुरू करते हैं मैच की, सबसे पहले थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे कि टॉस हार गया, क्योंकि जो यूएई का एक ट्रेडिशन है वहाँ पे अमूमन ये होता है कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो बाद में बैटिंग को चूज़ करती है, क्योंकि वहाँ पे ड्यू फैक्टर होता है। और ड्यू फैक्टर में क्या होता है कि बॉल को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। बाद में जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपके लिए बाद में बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान टीम पहला तो टॉस हार गई। उसके बाद जो स्टार्टिंग में हम देखें तो काफ़ी शाय नजर आए पाकिस्तान के बैट्समैन जो थे, जो कि एक T20 क्रिकेट का तकाजा नहीं होता। वहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है काफ़ी सहमे नजर आ रहे थे। स्पेशली जो आपका टॉप ऑर्डर था वो काफ़ी डिफेंसिव दिखाई दे रहा था। काफ़ी डॉट बॉल्स खेली, इतनी ज़्यादा मतलब 30 से ज़्यादा डॉट बॉल्स पाकिस्तान टीम ने खेली, जो कि T20 क्रिकेट में होता नहीं है इस तरह। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा भारतीय थिंक टैंक को या उनके कोचिंग स्टाफ को कि जिन्होंने ये चीज़ हमें नजर आई कि पूरी तैयारी के साथ आए थे, अपना होमवर्क उन्होंने कंप्लीट किया, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने जिसको कहते हैं ना पर्सन टू पर्सन आप प्लानिंग करते हैं कि हर बैट्समैन को उनको वीक पॉइंट पता था। मिसाल के तौर पे मैं रिजवान की बात करता हूं कि रिजवान बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन सबको पता है कि ऑफ साइड पे वीक है, उनको ऑफ साइड पर ही उन्होंने पेनिट्रेट किया। यूजुअली बाबर आजम भी पूरे होमवर्क के साथ मैदान में उतरते हैं। सो ये चीज थोड़ी सी लास्ट टाइम अगर इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप का मैच याद करें, सो उसमें जो पाकिस्तान ने शिकस्त दी, तो वो भी याद आ रहा था और एक्सपेक्टेशंस उस तरह से लगाई जा रही थी। सो कौन सा डिसीजन गलत हो गया? देखें, एक तो यही मैंने आपको बताया कि डॉट बॉल्स आपने ज्यादा खेली। फिर एक दूसरा प्रॉब्लम जिसको आपके जो बॉलिंग कोच है उनको एड्रेस करना पड़ेगा इस चीज को कि शॉर्ट पिच के ऊपर जो शॉर्ट बॉल होता है उसके ऊपर आपके बैट्समैन वीक नजर आए। आपके 5 बैट्समैन जो है शॉर्ट बॉल्स पर आउट हुए, तो ये एक बड़ा अलार्मिंग चीज है। फिर उसके बाद जो है एक कुछ डिसीजन मेकिंग में हमें थोड़े से लूप होल्स नजर आए। बॉलर्स को यानी बॉलर्स की जो रोटेशन थी उसमें हमें कुछ बेहतरी हो सकती थी। जी हाँ, उसमें मतलब जैसे आप मिसाल के तौर पे आप ये चीज नहीं समझ पाए कि कहां पर किस बॉलर को यूज करना है। जैसे आपको कैलकुलेशन में या तो आपसे खामी हुई या एक फियर का फैक्टर था कि आखिरी ओवर आपको स्पिनर को करना पड़ा। आखिरी ओवर, हालांकि यूजुअली ऐसा ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की जब भी बात होती है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है।
एग्जैक्टली देखिए प्रेशर की वजह जो है, प्रेशर क्यों होता है, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये जो मैच था इसका जो प्रीमियम टिकट का प्राइस था वो $1600 से ज्यादा था, और जो दूसरे मैचेस हैं उनका आई थिंक $200 या $300 के, यानी इतना बड़ा हाइप, इतनी ज्यादा है। इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होती है, पूरी दुनिया में इसको जो है देखा, मतलब एक क्राउड की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो जाती हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे खेलेंगे, फ्रीक्वेंटली खेलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। जब आपने खेलना इतने अरसे के बाद है तो वो प्रेशर तो बढ़ता जाएगा। अच्छा, मिडिल ऑर्डर की नाकामी का जिक्र अगर हम करें तो कहां पर बेहतरी आ सकती थी? देखिए अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो मिडिल ऑर्डर का मसला ये बहुत अरसे से ये तो पुराना मसला चल रहा है। बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम का मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है कि आप चंद प्लेयर्स हैं उनके गिर्द आप रोटेट कर रहे हैं। आप उन मिसाल के तौर पे खुशदिल शाह, आसिफ अली और इफ्तिखार, इनके या बहुत होता है आप हैदर अली को चांस दे देते हैं। मसला है कि जब आप ये नहीं अभी तक एडजस्ट कर पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने मिडिल ऑर्डर में किस नंबर पे किस बैट्समैन को फिक्स करना है। आपका 5 और 6 नंबर, 4 और 5 नंबर अभी तक आपका नहीं हो पा रहा, नहीं चला जो आ रहा है आप उसको चांस दे। अब अगर आपके पास एक स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर हैदर अली टीम में मौजूद है, या तो आप उसको प्लेइंग वो स्क्वाड में ना रखें, अगर आप उसको रख रहे हैं आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ना, कि क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं? मैं रीजन की तरफ आ रहा हूं कि आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन का भी मामला आ जाता है कि जब आप सिलेक्शन में मेरिट का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये चीजें सामने आएंगी। अब नेशनल T20 होता है आपके यहाँ और PSL होता है, 2 प्लेटफॉर्म्स हैं T20 के लिए सिलेक्शन के। अब उसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं आप उनको जब जगह नहीं देंगे, अब मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ, उमर अमीन ठीक ठाक अरसा परफॉर्म करता रहा, कहीं नजर नहीं आ रहा। साहबजादा फरहान रिसेंटली उन्होंने परफॉर्म किया, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। शान मसूद के लिए लोग कब से बात करें, सर्किट में भी परफॉर्म करके आ रहे हैं, बड़ी ज्यादती है। मतलब ये अब आप कहते हो कि नहीं यार वो ओपनर है, ओपनिंग के ऊपर हमारे पास स्लॉट सेट है। भाई वो खुद कह रहे हैं कि आप मुझे किसी भी नंबर पे खिला लें, आप उसको नीचे ट्राई तो करें, आप उसको मौका तो दें, आप चूज ही नहीं कर रहे उसको। तो ये सारी चीजें आपको, जब आपको सिलेक्शन को जो है थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लानी पड़े। अब आप बड़ी माजरत के साथ ये बात करूंगा कि जब आप बैठ के लैपटॉप के ऊपर स्टैटिस्टिक्स देख के आप जो है सिलेक्शन कर लेंगे, आप जाके प्रैक्टिकली चीजों को नहीं देखेंगे या इन डेप्थ नहीं देखेंगे तो फिर ये चीजें आपके सामने आती रहेंगी, फिर हार जो है वो भी सामने। अच्छा, नसीम शाह की बात कर लेते हैं। आपने आखिरी ओवर तक मुकल काफी तकलीफ में दिखाई देते रहे, कराते भी दिखाई देते रहे, तो क्या पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था उधर? देखिए ये एक चीज आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। बेशक यहाँ पे नसीम शाह को हम शाबाश भी देंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे कि उन्होंने, नसीम शाह ने इंजरी के बावजूद एफर्ट की और पूरी जान मारी। लेकिन बात यह है कि आपके पास जब टीम में इफ्तिखार अहमद मौजूद थे, इफ्तिखार अहमद बॉलिंग कर सकते हैं एज पार्ट टाइम बॉलर, वो बॉलिंग कर सकते हैं, खुशदिल शाह बॉलिंग कर सकते हैं, तो फिर वाई कि आपने उनको चूज नहीं किया? ये थोड़ा सा यहाँ भी आप जो है एक कह लें कि चोक कर गए आप इस मामले में कि आप जब पार्टनरशिप सेटल हो चुकी थी, 2 मरतबा पार्टनरशिप लगी, तो वहां पे आप एक आध ओवर करा सकते थे। उसका फायदा क्या होता कि फास्ट बॉलर्स के ऊपर से या दीगर जो स्पेशलिस्ट बॉलर थे उनके ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता। लेकिन यहाँ आपने, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ कैप्टनसी के भी डिसीजन, जैसे कि मोहम्मद नवाज स्पिनर है, लास्ट ओवर उनको दिया गया, तो ये भी आप इस डिसीजन को, मैं वही देखिए नवाज को आपने दिया, नवाज को आपने क्यों दिया? आप एक या तो फियर का शिकार थे कि कहीं नवाज पे चार्ज करेंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा खेल रहे थे, पांड्या खेल रहे थे, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते, तो आपके जहन में बैक ऑफ द माइंड ये फियर था कि शायद इसको चार्ज करेंगे। आप पेंडिंग करते गए, आपकी कोशिश थी विकेट मिल जाए, उसके बाद नवाज को लाए, लेकिन वो इतना पेंडिंग हो गया कि आखिरकार आपके पास आखिरी ओवर कराने के सिवा कोई चारा नहीं बचा और वो मजबूरन फिर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। अच्छा अमानी साहब, जो कि पाकिस्तान को अब नेक्स्ट मैचेस हैं उनमें भी कुछ अपने वीक एरियाज पर काम करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस भी लाए जा सकते हैं, कुछ बेहतरी भी लाई जा सकती है, तो क्या करना चाहिए? देखिए अभी तो अगला मैच आपने खेलना है हांगकांग के खिलाफ खेलना है, उसमें बेहतर होगा कि आप अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको मौका दें। और जिन प्लेयर्स की इंजरीज का इशू आ रहा है, थोड़ा बहुत वो उनकी जो हेल्थ के इश्यूज हैं, जैसे नसीम शाह का प्रॉब्लम है, या थोड़ा सा कल रिजवान भी 1-2 मौके पे लंगड़ाते हुए नजर आए, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा कुछ रोटेट करें। आने वाले मैचेस में कौन पाकिस्तान को टफ टाइम देगी अकॉर्डिंग टू यू? देखें अभी ऑब्वियसली इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम सुपर 4 में तो जाएगी। कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो जाए तो पाकिस्तान हो सकता है पहले कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन सुपर 4 में जाहिर है कोई भी टीम इजी नहीं होगी, स्पेशली इंडिया अगर सुपर 4 में आएगा। इंडिया आपके लिए जाहिर हमेशा से आर्च राइवल है। अफगानिस्तान को आप इवन अगर अफगानिस्तान आता है आप इजी नहीं ले सकते। पहले मैच में अफगानिस्तान ने परफॉर्म किया, स्पेशली इन कंडीशंस में यहाँ पे
उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे, कैप्टन अक्सर बहुत टफ टाइम दे जाते हैं और अगर वो क्रीज पर जम गए तो उनको वापस भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम स्पिनर्स पे कहते थे ना कि स्पिनर्स खतरनाक है, लेकिन पहले मैच में जिस तरह उनके फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्म किया तो वो तो समझने के दोहरा खतरा हो गया। मतलब आपको ये लग रहा है कि अफगानिस्तान का जो टाकरा है वो बिल्कुल कोई टीम देखे हल्का नहीं लेना, किसी भी टीम को या किसी को वीक नहीं लेना। और फिर उसकी एक और वजह है कि पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि अनप्रेडिक्टेबल नेचर है। तो ये चीज जो है इसमें तो आप किसी मौके पे भी रिलैक्स नहीं कर सकते। आप ठीक है हांगकांग के खिलाफ मैच है, यहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, आप बेंच स्ट्रेंथ को मौका दें, लेकिन जब सुपर 4 आ जाता है तो आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना है। इंडिया की अगर हम बात करें कि उन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको उन्होंने मतलब कि प्रॉपर उस तरह से यूज किया, सो क्या कहां पर वो आगे हमसे एक स्टेप आगे जाकर उन्हें सोचा, अगर मैं वो आपसे पूछूं? इंडिया की अगर आप बात करते हैं, देखें इंडिया का मैंने जैसे शुरू में बात की कि उनका वर्कआउट बहुत अच्छा था, उनका होमवर्क बहुत अच्छा करके आए थे, उन्होंने पर्सन टू पर्सन प्लानिंग की और उनके बॉलर्स की जो ज्यादा कोशिश थी उन्होंने बहुत ज्यादा वेरिएशन की कोशिश नहीं की, उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल किया। जब आप विकेट टू क्रिकेट की एक ये टेक्नोलॉजी है कि जब आप विकेट टू विकेट करते हैं इसमें क्या होता है, जहां भी बैट्समैन से थोड़ा सा एरर होता है या वो लेग बिफोर होता है या वो बोल्ड होता है, उसको आपके पास मार्जिन होता है। फिर बैटिंग में जब वो आए, बैटिंग हाँ यहाँ एक बड़ी चीज मेंशन करूं कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लिए एक दो, मिसाल के तौर पे रविंद्र जडेजा को उन्होंने ऊपर भेज दिया, हालांकि रविंद्र जडेजा जो है वो नीचे के बैट्समैन है, उन्होंने ऊपर भेजा क्योंकि ऊपर 2 विकेटें जल्दी गिर गई या 3 विकेटें जल्दी गिर गई, वहां पे उनकी कोशिश थी कि जडेजा ऊपर आकर चार्ज करें और थोड़ा सा एक तो एक्सेलरेट करेंगे और दूसरा क्या होगा अपोजिशन को जो है वो अंडर प्रेशर लाएंगे। और फिर जडेजा की ये भी खुसूसियत है कि जहां पे उनको स्ट्राइक रोटेट करनी होती है स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं, वो चीज उनकी काम कर गई। इसी तरह फिर अगर आप बात करते हैं कि उन्होंने सिलेक्शन में आप देखें बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, ऋषभ पंत को जो है उन्होंने बाहर बिठा दिया, दिनेश कार्तिक को खिला दिया। क्यों? कार्तिक जो है वो उनका पाकिस्तान के खिलाफ एक तो रिकॉर्ड भी बेहतर है, दूसरा कार्तिक जो है वो आपका स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और स्ट्राइक रोटेट करते हैं, तो मतलब उनके 2-3 डिसीजंस जो थे वो बड़े काउंट किए, तो ये एक चीज जो है हमें डिफरेंस नजर आया दोनों टीमों में। अच्छा, होपफुली इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत का टकरा दोबारा होने जा रहा है, तो पाकिस्तान अगर अच्छा प्ले करता है तो ये जो हार, ये जो शिकस्त अब सर पर पड़ी है, ये प्रेशर अब नेक्स्ट उसमें करना, कंट्रोल करना, ये टफ हो जाता है यूजुअली इन क्रिकेट। अगर हम कल के मैच की बात करें ना तो मेरा ख्याल है कि अब प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान क्योंकि ठीक है हम हार गए, फाइन, लेकिन कल का जो मैच था, एक अगर आप सोशल मीडिया भी देखें या दीगर एक्सपर्ट्स की भी अगर आप बात करें तो उन्होंने कोई पाकिस्तान टीम से नाराज नहीं है, हाँ अफसरदा जरूर है। अमूमन एक तासुर यही पाया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम ने फाइट की, जिसको हम कहते हैं आम इस्तिलाह में कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, वाली बात थी कि पाकिस्तान टीम ने मुकाबला किया, मुकाबला करके हारे। तो पाकिस्तान टीम जिस तरह मैच के बाद जो बॉडी लैंग्वेज थी बाबर आजम की, बाबर आजम बड़े कॉन्फिडेंट थे, रोहित शर्मा उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि उनको मैच के बाद भी उनके ऊपर एक मैच का प्रेशर मौजूद था, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने एक फाइट किया था। तो थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। ओवरऑल इट वाज अ इंटरेस्टिंग मैच। अगर कहा जाए कि बुरी तरह शिकस्त पाकिस्तान को वो नहीं हुई थी और स्ट्रगल किया वो करते हुए, वो ग्राउंड में दिखाई भी, फाइट किया, थोड़ी सी मैंने कहा ना फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, लोक पलक संवारनी आपने। थैंक यू सो मच इमरान अहमद मानी साहब, आप स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं, इंशाल्लाह जो आने वाले मैचेस हैं उसमें भी हम आपसे गुफ्तगू और आपके जो एनालिसिस हैं क्रिकेट के हवाले से वो लेते रहेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और कुछ बात करेंगे चेक पाकिस्तान के हवाले से। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर करने वाली हूँ। चेक प्रीमियर क्वालिटी के स्मार्ट होम अप्लायंस फराहम करता है, जैसे कि LED, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। चेक एक पीपल ओरिएंटेड ब्रांड है। चेक पाकिस्तान अपने मयार और टेक्नोलॉजी की बुनियाद का एक बैनुल अक़वामी ब्रांड है जो मयार और जिद्दत दोनों फराहम करे, और यही वजह है कि चेक पाकिस्तान में भी मौजूद है। जिद्दत और मयार का नाम है
है सिर्फ चिक। ये एक स्टाइलिश और फैशनेबल स्मार्ट होम अप्लायंस ब्रांड है। फुल डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है जो 137 घंटे कूलिंग बैकअप और बहुत कुछ सिर्फ चिक रेफ्रिजरेटर के ये फीचर्स हैं जो कि वो फराहम कर रहे हैं। इसके साथ साथ -32 डिग्री कूलिंग टेम्परेचर टेक्नोलॉजी, 12 साल की कंप्रेसर वारंटी भी फराहम करता है। आज का सवाल बहुत ही आसान जो कि मैं आपसे पूछने वाली हूँ, चिक प्रोड्यूस फैंटास्टिक डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है और चिक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर का वो वाला फीचर जिससे रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिकली कूलिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उस फीचर का नाम आपने बताना है। इसके लिए 3 ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1 स्मार्ट मोड, नंबर 2 फास्ट फ्रीजिंग एंड नंबर 3 फास्ट कूलिंग। जवाब देने के लिए चिक पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आपने जाना है और वहां पर आपने सही जवाब हमारे साथ शेयर करना है। जी, तो प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आपके और मेरे फेवरेट मशरूब की। और हमारा फेवरेट मशरूब क्या हो सकता है? सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो एक चीज़ जिसकी डिमांड हर शख्स करता है, बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो, बल्कि बड़े बूढ़ों को देखकर अब तो बच्चे भी डिमांड करना शुरू हो गए। मेरी छोटी सी बेटी भी अक्सर मुझे कहती है कि मामा प्लीज़ एक सिप चाय मुझे दे दे। सो मेरी उससे अक्सर बोल रही थी कि नहीं बेटा, चाय बच्चों के लिए नहीं है। तो बहुत सारे लोग चाय के मुकाबले में कॉफ़ी का इंतखाब करते हैं। कॉफ़ी हो या चाय हो, इन दोनों में से किसी एक का ही इंतखाब अपनी सुबह सुबह अपनी आंखों को और अपने दिमाग को जगाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, अपने मूड को खुशगवार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन समटाइम इसका जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत से इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कब हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरह चाय कॉफ़ी के बारे में एक बात जो बहुत कॉमन है वो ये है कि ये हमें डिहाइड्रेट करते हैं। तो जब भी आप चाय या कॉफ़ी का अगर इस्तेमाल करें तो अपनी हाइड्रेशन का लाजमी तौर पर ख्याल रखें। बहरहाल हम कॉफ़ी के बारे में आज के इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि इसके क्या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से या एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफ़ी के इस्तेमाल से किसी किस्म के कोई नुकसान भी हो सकते हैं। तो माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब गोंदल इज़ विद अस। तो ज़ैनब से बात करते हैं। ज़ैनब, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइनिंग अस इन पाकिस्तान। तो कॉफ़ी एक आज का मशरूब नहीं है, कदीम मशरूब है, फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा सा बताएं ज़रा हमें इसके इस्तेमाल के हवाले से। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अगर हम बात करें चाय और कॉफ़ी की तो दोनों ही हम सबकी बहुत फेवरेट हुआ करती हैं। लेकिन इन दोनों में जैसे कि आपने फ़र्क पूछा तो बहुत वाज़ेह फ़र्क जो है वो ये है कि चाय जो है वो थोड़ी आप कह लें लाइटर होती है, उसमें जो कह लें हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा हरारत देती है वो कॉफ़ी देती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि आप कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं उनमें बजाय के सिर्फ फ़ायदा देने के गर्मी भी होना शुरू हो जाती है। तो हमारे यहाँ कुछ हद तक मौसम आता है जिसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो बहुत सारे लोग पूरा साल इस्तेमाल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज़्यादा वाकई ही जैसे आपने कहा है फैशन और ट्रेंड बनता जा रहा है कि लोगों को कॉफ़ी पीना फैशन लगता है, लोगों को ये स्टाइल लगता है। और अगर हम इसके बरअक्स बात करें तो कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, वो हमारे जिस्म को मिलते हैं और हमारी बॉडी जो है वो उन फ़ायदों को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करती है और उनसे फ़ायदा उठाती है। जबकि अगर मैं चाय की बात करूं तो हमारे यहाँ जैसे कॉफ़ी सदियों से बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल होती है, चाय हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है बहुत सालों से। तो कुछ घरों में तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि कॉफ़ी को रिप्लेस किया जाए चाय के साथ, और कुछ घरों में जो है वो कॉफ़ी को लोग यूजुअली चुस्ती हासिल करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, हाजिर दिमागी के लिए यूज़ करते हैं, नींद भगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो रात को नींद भगाने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल करना कैसा है? रात को अच्छे तरीके से सोना चाहते हैं तो कॉफ़ी का इस्तेमाल इस टाइम पे बिल्कुल ना करें। आप रात को सोने से तकरीबन 3 से 5 घंटे पहले कम अज़ कम अपनी सारी की सारी जो कैफ़ीन है, चाहे वो चाय है, कॉफ़ी है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें ताकि आप रात को प्रॉपर तरीके से सो सकें। यहाँ पे मैं एक बड़ा दिलचस्प वाक़या जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब आप कॉफ़ी पीते हैं आप रात सारी जागते रहते हैं और आपके जब डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम कॉफ़ी का मास्क बना के लगा रहे होते हैं कि मेरी बॉडी जो है मेरी आई जो डार्क सर्कल्स हैं वो अच्छे लगें और ठीक हो सके। तो बजाय आप कॉफ़ी पी के रात जागने के तो मास्क लगा के ऐसे क्योर ना करें, प्लीज़ ऐसे ना करें। आप करें कि अगर आपने रात को जागना है तो उसको जागने के और भी तरीके हो सकते हैं। अगर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल करके जागते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने जिस्म
को तंग करते हैं, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों में ये देखा गया है कि रात के टाइम वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं, सोते नहीं हैं। और मैक्सिमम लोगों में जो हार्ट अटैक देखा गया है वो भी इसीलिए देखा गया है, ब्लड प्रेशर शूट करने का देखा गया है कि कॉफ़ी इतनी हाई डोज पी लेते हैं कि उसके बाद बॉडी को कंट्रोल में रखना हर इंसान के बस में बात नहीं होती। इसलिए आप कोशिश ये करें कि रात को सोने से पहले तकरीबन 3 घंटे कम से कम पहले कॉफ़ी का इंटेक बंद कर दें, ताकि आप आराम से जो है वो सो सकें। अक्सर मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो रात में काम करते हैं या सुबह में एग्ज़ाम होता है, तो वो बताते हैं कि भाई हम कॉफ़ी के 5-5, 6-6 कप पीते हैं। तो मैं उन्हें अक्सर काउंसल करती हूँ, बताती हूँ कि ऐसे ना किया करें, एक प्रॉपर रूटीन जो है अपनी उसको बनाएं, एक्टिव रहें, इस तरह से जागने का कोई अच्छा ज़रम साहिबा, हम इसके अक्सर के ये कितना हमें एक्टिव करता है, कॉफ़ी चाय के हवाले से बात करते हैं, लेकिन कब ये हमारी बॉडी को, हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है? कितने कप्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाती है? बिल्कुल फ़ायदे तो इसके हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसके नुकसानात की, तो इसके नुकसानात जो हैं वो औरतों में अगर हम देखें एक स्पेसिफिक एज पे जाके ये बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस कॉज करता है उनकी लाइफ के साथ, और बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस में भी काम करता है। जहाँ हम इसके फ़ायदे देखते हैं तो इसको इस्तेमाल करने का दिल करता है। जैसे बहुत सारे लोगों में ये कैंसर कॉज नहीं होने देता, उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको बूस्ट अप रखता है, बॉडी में फ़ैट को जमा नहीं होने देता। कॉफ़ी के बेतहाशा फ़ायदे हैं, बीमारियों को प्रिवेंट करता है। लेकिन जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो प्लीज़ कॉफ़ी का इंटेक उस टाइम पे ना करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक करते हैं तो ये रिसर्च में देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो बहुत गुस्सीले और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। तो आप प्लीज़ दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, एक माइन्यूट अमाउंट में ही करें। इसके साथ जो सबसे बड़ा नुकसान लोगों में देखा जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट करता है, उनको दिल की बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की वजह से होती हैं। इसीलिए हमें कॉफ़ी जो है उसको कम से कम अमाउंट में लेना चाहिए। हमारा जो मौसम है वो भी हमें अलाउ नहीं करता कि हम इतनी ज़्यादा जो है वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। दिन में मैंने अक्सर लोगों को देखा है 10-10, 15-15 कप वो कॉफ़ी के कंज्यूम करते हैं, तो उससे बाय दी एंड फिर हम सिर्फ बीमारियों की तरफ ही जाते हैं। हाँ, सर्दियाँ जब हमारे पास होती हैं हम तब पी सकते हैं, वरना ज़ैनब साहिबा, फैट बर्निंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए अक्सर कुछ लोग इसको एम्प्टी स्टमक सुबह निहार मुंह यानी इस्तेमाल करते हैं, ये सही है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको आदत होती है कि सुबह उठते ही उन्होंने जो है वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है, बेड टाइम पे कॉफ़ी पीनी है। तो वो जब आप बेड टाइम पे ब्लैक टी या कॉफ़ी लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रीट हुए होते हैं खाना हज़म करने के लिए। लेकिन आप जब ऊपर से कॉफ़ी डालते हैं तो वो सारे के सारे एंजाइम्स और एसिड्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और आपकी बॉडी जो है वो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है और वो कुछ भी हज़म करने की स्टेट में नहीं रहती। और कैफ़ीन इतनी बूस्ट कर चुकी होती है बॉडी में कि अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मैं अगर सुबह उठ के कॉफ़ी ना पीऊँ तो मेरी आंखें ही नहीं खुलती। वो इसीलिए क्योंकि कैफ़ीन का इंटेक बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी को आदत हो जाती है और वो फिर अगर कैफ़ीन उतनी अमाउंट में ना मिले तो वो खुद को डिप्राइव फील करती है और वो आपको उस तरह से। ज़ैनब गोंदल साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और कॉफ़ी से मुताल्लिक कुछ फैक्ट्स हमारे साथ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर कर रही थी। सो पिए चाय कॉफ़ी का आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी आप ज़्यादा रखें और अपने आप को हाइड्रेट आप लाजमी तौर पर रखें। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और लिए चलेंगे आपको रूह अफ़ज़ा के किचन में। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक इन नियो पाकिस्तान, आपका और मेरा पसंदीदा सेगमेंट किचन का सेगमेंट, जहां पर हम डेली आपको डिफरेंट न्यू आइडियाज़ शेयर करते हैं ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। शाम में अगर मेहमानों ने आना है या मियाँ ने आना है, सो आपके लिए बड़ी एक आसान सी रेसिपी शेफ़ हुमा
तैयार करके आपके साथ शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हुमा, हाउ आर यू, कैसी हैं? आज बड़े कलर्स नजर आ रहे हैं मुझे आपके किचन में, से कुछ इंटरेस्टिंग ठंडा बनने वाला है आई थिंक। बिल्कुल जी, और रूह अफ़ज़ा के साथ आज हम एक बहुत मज़े का डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं। रूह अफ़ज़ा जो कि बिल्कुल जो है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्ट्स के साथ, और बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट मशरूब है। तो सिर्फ मशरूब नहीं है, इसको हम अब डिजर्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी चीजें भी बना सकते हैं इससे। तो आज ही हम फलूदा बना रहे हैं, रूह अफ़ज़ा फलूदा बन रहा है। वाह वाह। अच्छा, और जेली, नबिया, बच्चों को जेली बहुत पसंद होती है, और जेली बच्चों को क्या, यहाँ पर तो जो आपके सामने जो बड़े बैठे हुए हैं उनको भी जेली बहुत पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहले आपने आइसक्रीम ले लेनी है, या अगर आपके पास कुल्फी है तो बेहतर है कि आप उसको चॉप करके, वो सबसे पहले एक बाउल में कुल्फी, प्लेन कुल्फी, उसके अंदर दूध जो है वो ऑलमोस्ट 2 कप के करीब वो ऐड करूंगी मैं। ओके। उसके बाद जो है कंडेंस मिल्क, वो 1 कप के करीब जाएगा। ठीक है। इन केस अगर कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करें तो हम चीनी अलग से ऐड करेंगे? आप चीनी की बजाय आप ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं। ओके। अच्छा जी, उसके साथ जो है हमने क्रीम ऐड करनी है, ये भी 1.25 कप के करीब क्रीम है, वो ऐड कर लेंगे। अब ये जो मिक्सचर है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस बाउल के अंदर, और इसके साथ जो हमारा फेवरेट इंग्रेडिएंट है कि हम विस्क के साथ करें या इसको बिल्कुल विस्क के साथ कर लें, आप बीटर के साथ कर लें, के साथ भी कर तो सकते हैं। अच्छा, बीटर के साथ करेंगे तो थोड़ी सी थिक फॉर्म में आएगी क्या? हमने थोड़ी फ्रॉथ बन जाएगी उसके साथ, लेकिन मुझे इस वक्त चूंकि फ्रॉथ नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको सिर्फ स्पून के साथ ही मिक्स कर रही हूँ, और ये ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। और अब जब ये थोड़ा मिक्स हो गया है तो इसके साथ हम क्यों ना अपना फेवरेट जो है हमारा इंग्रेडिएंट रूह अफ़ज़ा वो ऐड करेंगे। वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 चम्मच, क्योंकि मैंने इसको अभी अंदर भी ऐड करना है। जब मैंने ग्लास एक तो गार्निश करना है सबसे पहले, जिसमें आपने सर्व करना है, उसके अंदर मैं इसको करूंगी गार्निश। ये जी, ये हमारा गिलास हो गया जिसके अंदर मैं सर्व करने जा रही हूँ, और इसको मैं गार्निश कर लूँगी रूह अफ़ज़ा के साथ। ओके, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर करेंगे, अच्छा, जब भी हमने इसको सर्व करना है तो हम सर्विंग साइज जो है उस तरह के ग्लास रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज्यादा अगर गेस्ट हैं तो इसको हम फ्रीज करेंगे हुमा, या नहीं, इसको बस चिल्ड, ये मैंने दूध भी चिल्ड था मेरे पास, कंडेंस मिल्क भी चिल्ड था, और आइसक्रीम तो वो भी ठंडी थी। तो ये ऑलरेडी ये मिक्सचर सारा तो ठंडा ही है, एक के ऊपर मैं गार्निश नहीं कर रही है। ओके, ताकि उसमें जरा कलर जरा अच्छे से नजर आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है सवैयाँ, जो कि फलूदे में इस्तेमाल होती हैं। आप जो है कलर्ड सवैयाँ भी ले सकते हैं, उनको बॉयल करके सिंपली वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ी सी जेली ऐड कर लेंगे ताकि लेयर्स जो हैं वो अच्छे से ग्लास में नज़र आ सकें। तो ये रेड जेली है। अच्छा नबिया, आप जो ग्रीन जेली है वो तो आप रेडीमेड ले सकते हैं, लेकिन रेड जेली के लिए आप जेलेटिन के साथ जो है और रूह अफ़ज़ा के साथ वो आप जेली भी बना सकते हैं। यूजुअली हुमा जिसके जो राइस है फालूदा है, हम आइसक्रीम के साथ बिल्कुल, तो हम इसको लिक्विड ही नहीं, अभी मैंने इसके अंदर आइसक्रीम भी सर्व ऐड करनी है। ओके, ये मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम ऐड कर दी। ठीक है। और ये जो है रूह अफ़ज़ा के साथ जो है, मेरी अम्मा, मुझे याद है ज़रूर जब भी फलूदा उनके पास आता था ना, उनकी फरमाइश होती थी भाई इसमें जो है ना टॉप पे उसे कहना गार्निश में ना रूह अफ़ज़ा ज़रूर ऐड करें। तो ये अच्छा, बच्चों के लिए तो हुमा जितना आप अट्रैक्टिव बना के किसी भी डिश को सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कलरफुल, और बच्चे ऐसी चीजें आप देखिए कितनी हेल्दी चीजें हैं इसके अंदर। और रूह अफ़ज़ा जो कि ऑलरेडी बच्चों को वैसे भी, आपको पता है हुमा, आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तो वो मीठा वैसे भी पसंद करते हैं, और वो जितना खूबसूरत दिख रहा होगा बच्चों को उतना अट्रैक्टिव लगेगा। तुख मलंगा, बिल्कुल जी, तुख मलंगा है, वो ऐड करेंगे हम। ये आपने बच्चों की पसंद की नहीं बस चीज ऐड की, ये बड़ों की पसंद की चीज है। मैं थोड़ा सा जो है ना इसके साथ ऐड करूंगी टॉप पे जेली और नट्स, तो फिर बच्चे पसंद कर लेंगे। वेरी नाइस। और इसके साथ जो है आप कोई सी भी नट्स, मेरे पास पिस्ता और बादाम था, वो मैंने। अच्छा भाई, ये जिस तरह से आपने अभी सर्व किया ना, मैं आई विल सजेस्ट, देखिए ऑनेस्ट बहनों वाला मशवरा दूंगी मैं अपनी सारों को, कि जब 2-3 मेहमान आ रहे हो ना, 4 से ऊपर मेहमानों के लिए ग्लास में सर्व नहीं करना। अच्छा जी, इसके साथ ज्यादा बड़े स्ट्रॉ भी नबिया लगा देना है, ठीक है, और साथ में स्पून भी रख देना है, ठीक है, क्योंकि
जिस तरह आप अभी स्टार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा तो लिक्विड ही होगा और उसके साथ जो है स्पून रख देंगे ताकि जो आइसक्रीम और जेली है वो भी वेरी नाइस। हुमा नट्स आप ऐड करिए, नट्स ऐड कर दें, ग्रेट। और इसको हम क्लियर कर लेते हैं टिश्यू से, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी तादाद में बड़ी दावत है अभी हम तो बाउल फिर में भी बनाएंगे, हाँ तो वो आप बाउल में, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ज्यादा डिशेस होती हैं। अगर हाँ थोड़े मेहमान आ रहे हैं तो उसके लिए तो प्रेजेंटेशन इज जस्ट बहुत आसान, बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर ज्यादा मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको बना के सिर्फ 5 से 10 मिनट पहले एक बाउल में, जैसे मैं अभी बनाने लगी हूँ, बेशक इसी बाउल में, लेकिन इस बाउल में मैं निकाल लेती हूँ, तो आप बना के तो इसको 10 मिनट के लिए हार्डली थोड़ा चिल्ड कर लें, क्योंकि सर्व होने तक थोड़ा सा वो टेम्परेचर में चूंकि फर्क आएगा तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो थोड़ा इसको चिल्ड करके फिर हम सर्व करेंगे। तो ये एक बाउल भी हम रेडी कर लेते हैं जी। इसमें आइसक्रीम ऐड कीजिए, स्कूप्स बना लें, बेशक वैसे ऐड कर लें। ग्रेट। वनीला फ्लेवर की कोई भी आइसक्रीम वनीला कर लें। जो आपने जो इसका मिक्सचर पहले हमने रबड़ी बनाई थी उसके अंदर कुल्फी ऐड कर लें और इस तरह से जो है वनीला आइसक्रीम ऐड कर लें। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे जी जो सवैयाँ है वो, ये जो तुखपलंगा है वो ऐड करेंगे, और ठंडी ठंडी डिश बिल्कुल आप इसको सर्व करें। तुखपलंगा के तो वैसे भी इतने फायदे हैं हुमा, बेसल सीड्स के, बिल्कुल। और जेली जो है आपने रूह अफ़ज़ा से बनानी है, जेलेटिन के साथ। मैं एक दिन बना के भी दिखा दूंगी। जेलेटिन और जो है रूह अफ़ज़ा आप ऐड करें, उसको 10 मिनट के लिए आप पड़ा रहने दें, तो वो जेली आपकी रेडी हो जाएगी नीम गर्म पानी के साथ। और ये रही ग्रीन जेली, और ये भी हमारा एक बाउल भी जो है रूह अफ़ज़ा फलूदे का वो रेडी हो गया। गार्निश पे आप चाहें तो गार्निश पे मज़ीद रूह अफ़ज़ा ऐड कर दें। अच्छा हम चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज, बिल्कुल अभी मैं इसको फ्रीजर में अच्छा रख दूंगी 10 मिनट के लिए, अच्छा। ताकि जब हम इसको सर्व करें तो थोड़ा टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, और इसको हम 7 ग्लासेस में सर्व कर देंगे स्ट्रॉ के साथ और स्पून के साथ। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच हुमा, आपने फालूदा की इतनी ज़बरदस्ती रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड देन ऑफ कोर्स फीडबैक देना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। न्यू पाकिस्तान हमारा फेसबुक पेज, वहाँ पर जाके आप बता सकते हैं आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।